हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके थे कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत पहले समर वेकेशन से ही शुरू हो चुकी थी और पहले से हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी। उसी कड़ी में ये आगे की क्लासें फिर शुरू की जा रही हैं, जो कि हम लोगों ने उन क्लासेस के अंतर्गत आपका डेमोक्रेसी टॉपिक स्टडी किया था। मैं एसएसटी सब्जेक्ट आपके साथ डील करने वाली हूँ और हम लोग डेमोक्रेसी को स्टडी कर चुके थे। अब मैं अगले टॉपिक पे बात करूंगी आपके साथ और वो है आप लोगों का ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टू 1206 AD। आप लोगों को स्टूडेंट्स के लिए पहले मैं एक मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि आप सब लोग अपने बुक्स, जिन लोगों ने नहीं ली है, प्लीज़ आप लोग अपनी बुक्स ले लीजिए, क्योंकि विदाउट बुक आपको स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और चूँकि ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम आप लोगों का जा चुका है कोविड-19 की वजह से, और आप बोर्ड एग्ज़ाम में सफ़र ना करें, इसलिए आप समय रहते बुक्स ले लें, जिससे हम लोग जब स्टडी करवाएं आपको तो आप उसको बेटर तरीके से रन कर पाएँ और आप अपने स्टडी को स्मूथली बढ़ा सकें आगे। तो इसके लिए आप लोग अपनी बुक्स को जल्दी से जल्दी खरीद लें। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सिस्टमैटिक टॉपिक्स पे। वो हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक की बात की थी। चूँकि आप लोगों का एसएसटी सब्जेक्ट, हम लोग पहले भी इस पर थोड़ा वो डिस्कस मैंने किया था आपके सब्जेक्ट नेचर पर मैं दोबारा से आपसे बात कर रही हूँ कि आपका एसएसटी सब्जेक्ट जो है वो 4 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हिस्ट्री में डिवाइड है, ये आपका सिविक्स में डिवाइड है, ये ज्योग्राफी में डिवाइड है और ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स में डिवाइड है। और लास्ट 2 साल से ये हो रहा है कि आपका वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट एंड सेकेंड है आप लोगों का रोड सेफ्टी। ये 2 आप लोगों के छोटे छोटे से टॉपिक मेंशन किए गए हैं, जो कि आपकी एज के अकॉर्डिंग इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए एज ए सिटीजन, ताकि आप लोग बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए ये न्यू सब्जेक्ट इसमें मेंशन किए गए हैं। क्या है आपके सब्जेक्ट्स का नेचर, हम लोगों ने ये भी बात की थी, पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में, चूँकि आपका 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एसएसटी सब्जेक्ट, तो उसमें आपका हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो आपका 20 मार्क्स का है। और उन 20 मार्क्स में आप लोगों के 4 चैप्टर मेंशन किए गए हैं। उन 4 चैप्टर्स को आपको बहुत क्लियरली स्टडी करना है, काफ़ी स्मूथली स्टडी करना है, सीरियसली स्टडी करना है, जिससे कि आप लोग फुल में से फुल मार्क्स हायर कर सकें। जिस गाइडलाइंस को हम आपको इशू कर रहे हैं, जो गाइडलाइन हम आप लोगों को इशू कर रहे हैं, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको नो डाउट बेनिफिट होगा। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम लोग अब आते हैं हमारे हिस्ट्री के टॉपिक पे। हिस्ट्री में मैंने आप लोगों से कहा है कि 20 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री आपकी 20 मार्क्स की है। तो उसमें मैं फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी और टॉपिक है आपका ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग टू 1206 AD। एक्चुअल में इस टॉपिक पे काफ़ी ब्रॉडर है, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हम लोगों को हमारे इंडियन बैकग्राउंड को स्टडी करना होगा कि इंडिया कैसा कंट्री है, इंडिया किस तरीके से हमारे लिए ग्लोरियस है, कैसे गोल्डन बर्ड है इंडिया, इंडिया में कैसे पहले प्रॉस्पेरिटी थी और प्रेजेंट सिचुएशन तक हम लोग आएंगे। चूँकि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो एंशंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम लोगों को मिडावियल टाइम पीरियड की कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, दैन उसके बाद हम लोग मॉडर्न टाइम में आएंगे। तो हम लोगों को पहले हिस्ट्री में बैकग्राउंड यानी एंशंट टाइम पीरियड में इंडियन सिचुएशन क्या है उसको स्टडी करेंगे। तो आप लोग अपने बुक्स कॉपीज़ लेके बैठिए और नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर करिए। आफ्टर टॉपिक आप लोग इसको अच्छे से हैंडमेड नोट्स प्रिपेयर करिए। मैं इसको आप लोगों से चेक करूँगी कि आप लोगों ने किस तरीके से उसको स्टडी किया, कहाँ प्रॉब्लम आई, नोट्स में कहाँ प्रॉब्लम आई, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा एफर्ट करूँगी। आपका टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री और ये टॉपिक है आपका ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 1206 AD। चूँकि टॉपिक में ही आपको काफ़ी कुछ समझ आ रहा है कि क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं,
इस बारे में हम लोग किस बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से इसके जो स्टार्टिंग का जो इंट्रो पैरा है उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ, इंट्रो पार्ट पे बात कर रही हूँ। वो ये है, इंडिया वाज नोन एज वर्ल्ड टीचर एंड द गोल्डन बर्ड ड्यू टू द रिलीजियस पास्ट। इंडिया स्टार्टिंग में गोल्डन बर्ड है, हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है कि इंडिया बहुत प्रॉस्पेरस कंट्री था, काफ़ी एनरिचमेंट था, यहाँ पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट काफ़ी एनरिच था, काफ़ी प्रॉस्पेरस था। तो इंडिया को हम लोग गोल्डन बर्ड कह रहे हैं, और चूंकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि नॉलेज यहाँ से स्प्राइड हुई पूरे वर्ल्ड में, सो हम लोग इंडिया को वर्ल्ड टीचर के नाम से भी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से नॉलेज का स्प्राइड हुआ। चाहे हमारे यहाँ से वेदास की बात कर लीजिए, ऋग्वेदास की बात कर लीजिए, पोस्ट वेदास की बात कर लीजिए, अरण्यक हैं आपके, अरण्यक उपनिषद हैं आपके अलावा वेदास हैं, वेदास के अलावा निरक्त है, व्याकरण है। मतलब मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ एंड देन उसके बाद पूरे वर्ल्ड में स्प्राइड हुआ। तो इंडिया एक वर्ल्ड टीचर है। इंडिया में हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, तो इंडिया गोल्डन बर्ड है। तो ये सब कितना प्रॉस्पेरस था, कैसे कैसे ये और ज़्यादा एनरिच हुआ, हम लोगों के सामने इसका पूरा व्यू आएगा, और हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया इतना बड़ा गोल्डन प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद धीरे धीरे करके कैसे एक पुअर कंट्री में कन्वर्ट हुआ, और हम लोगों के यहाँ पर कैसे कॉलोनियल रूलर यहाँ पर आए और इंडिया की ये सिचुएशन हुई। इंडियन कल्चर हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो हमारे कल्चर का इम्पैक्ट, बहुत ग्रेट इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में, हम लोग इसको सुपरवाइज करें, हम लोग इसको वॉच आउट करें तो पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट है। चाहे इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, बोर्निया की बात कर लीजिए, जावा की, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलाया, ऑल वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम लोगों ने इसका इम्पैक्ट देखा। हम लोग क्लास 9th में इसको स्टडी करके आए थे कि इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है इसके कैसे रिलेशनशिप थे अदर कंट्रीज़ के साथ, कैसे हमारा रिलीजियस इम्पैक्ट वहाँ पर था, कैसे हमारा यहाँ पर कल्चरल इम्पैक्ट था। इसलिए इंडिया जो है वो एक ग्रेट कल्चरल कंट्री है, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में वॉच आउट होता है। ओवरसीज़ इंडिया रीजन वर नॉन एज दीपांतर। इंडिया जो है वो जितना भी हम लोग बोल रहे हैं कि सी के पार वाला जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा वो पार्ट हम लोग दीपांतर के नाम से कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया हैज़ नोबल सुपरमेसी। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि इंडिया स्टार्टिंग से ही काफ़ी सुपरफिशियली अगर हम लोग इसको वॉच करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफ़ी प्रॉस्पेरस कंट्री था हर आस्पेक्ट से, तो इसलिए ये काफ़ी सुपरमेट कंट्री है। Many civilizations developed India, such as Indus Valley civilization, Vedic civilization, post-Vedic civilizations are found in India. हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन अवेलेबल होती है, ऋग्वेदा सिविलाइजेशन अवेलेबल होती है, पोस्ट ऋग्वेदा सिविलाइजेशन अवेलेबल होती है, और ये सारी की सारी सिविलाइजेशंस काफ़ी एनरिच सिविलाइजेशंस है, जिसका प्रेजेंट टाइम में इम्पैक्ट हम लोग आज भी वॉच आउट करते हैं, और उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट वॉच आउट होता है। काफ़ी कुछ इसने पूरे वर्ल्ड को काफ़ी सारा अचीवमेंट दिया, काफ़ी कुछ वर्ल्ड को इसने अचीवमेंट जो है वो अपने दिए, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड में बहुत कुछ बदलाव है, बहुत कुछ चेंज है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अब ये तो हम लोगों ने बात की थी कि इंडियन प्रॉस्पेरिटी की, तो क्या इंडिया एक सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल था, या एक विलेज टाइप ऑफ विलेज था, या फिर किस टाइप का नेचर था? मतलब यहाँ पर अगर हम लोग पॉलिटिकल नेचर की बात करते हैं तो इंडिया में क्या सिचुएशन थी? देखिए, प्रेजेंट इंडिया जो है वो ऐसे इस्टेब्लिश नहीं हुआ, उसके पीछे काफ़ी कुछ एंशंट बैकग्राउंड इसके पीछे हम लोगों के काम करता है, जिसकी वजह से आज का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो हम लोगों को वॉच आउट होता है। पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जनपद सिस्टम था, और जनपद से मीन मेरा ये है कि जनपद से मेरा मीन है कि एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जिसमें कि बहुत ग्रुप ऑफ पीपल्स लीव कर रहे हैं, उसको जनपद के नाम से कॉल कर रहे थे। मतलब आज के जितना वाइडर इंडिया नहीं था, वाइडर इंडिया इन द सेंस कि इतना पॉपुलेटेड कंट्री नहीं था इंडिया, हालांकि आज से भी ज़्यादा बड़ा जोग्राफिकल एरिया तो था इंडिया के पास, पर यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिवीज़न था वो काफ़ी स्मॉल डिवीज़न था, तो उसको हम लोग जनपदास के नाम से कॉल कर रहे थे। और ये जनपदास जो है वो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके काफ़ी सारा चेंज हुआ, और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जनपद रिप्लेस्ड हुए, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये
जनपद जो है वो महाजनपद आज मेरे कन्वर्ट हो गए, हम लोग बात करें। और महाजनपदा का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या हो गए, एक बड़ा जनपद उसमें कन्वर्ट हो गए। ये पॉलिटिकल यूनिट है जो कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पीपल्स के ऊपर रेगुलेट करती थी और पीपल उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। उसको कह रहे हैं जनपदा सिस्टम। और ये एक पॉलिटिकल यूनिट है जो एंशंट इंडिया में वर्क कर रही थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या जनपदाज की सिचुएशन क्या थी या जनपदाज इंडिया में कैसे रन कर रहे थे। तो उसका देखिए पूर्व लेटर इंडिया में कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी। अगर हम लोग जनपदाज की बात करते हैं तो उसमें लगभग इंडिया जो है वो आज जैसे बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, और फिर स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, और डिस्ट्रिक्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है, विलेजेस में डिवाइडेड है, मतलब काफ़ी सारा हमारा डिवीज़न है, पॉलिटिकल डिवीज़न है जो इसमें किया गया है। लेकिन उस टाइम पर अगर हम लोग एंशंट इंडिया की बात करते हैं तो एंशंट इंडिया में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि वो जनपदा सिस्टम था। और जनपदा सिस्टम में स्पेशली ये आपका बिहार वाला पार्ट है, यहाँ पर आप लोगों का अफगानिस्तान वाले कंधार वाले पार्ट में भी है, और यहाँ पर आप लोगों का अशमक जनपद काम करता है। मतलब क्या है कि मैं कह रही हूँ कि आपके ग्लोरियस इंडिया की क्या सिचुएशन थी। तो ग्लोरियस इंडिया में मैंने आप लोगों से कहा था कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड टीचर है। इंडिया एक बहुत प्रॉस्पेरस कंट्री है, और प्रॉस्पेरिटी के लिए मैंने आप लोगों से बात की थी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में रन कर रही थी। तो ये सब था, और ये हम लोगों ने ये भी बात कर ली थी कि इसका इम्पैक्ट इंडियन जो ग्लोरियस सिटी है उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में था। हमारा जो कल्चर है पूरे वर्ल्ड में स्प्राइड हुआ था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग 9th क्लास में स्टडी करके आ रहे हैं कि जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, बोर्नियो है, मलाया है, चंपा है, इन कंट्रीज़ में इंडियन इन्फ्लुएंस, इंडियन इम्पैक्ट साफ वॉच आउट होता है। ये भी हम लोग बात कर ली थी। और हम लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर पॉलिटिकल डिवीज़न की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जनपद सिस्टम रन कर रहा था। जनपद सिस्टम क्या होता है, हम लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिटिकल यूनिट, इसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और उन पे क्या हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसको स्प्राइड कहा, उसमें पूरा के पूरे रूल एंड रेगुलेशन स्प्राइड होते हैं। उस यूनिट को हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, जनपदा के नाम से कॉल कर रहे हैं। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये जनपद जनपद ही थे। तो मैंने ये भी कहा आप लोगों से कि जनपद जनपद नहीं थे, किस में कन्वर्ट हुए, महाजनपदाज में कन्वर्ट हुए। और कितने प्रेजेंट टाइम में मतलब एंशंट इंडिया में कितने महाजनपद रन कर रहे हैं, तो 16 महाजनपद रन कर रहे थे। इस बात की इंफॉर्मेशन हमें कैसे अवेलेबल होती है, तो बौद्ध लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुतर निकाय, और ये अंगुतर निकाय हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे यहाँ पे 16 जनपदाज रन कर रहे थे। ये है आप लोगों का बौद्ध लिटरेचर अंगुतर निकाय। ये आपका बौद्ध लिटरेचर है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इंडिया में कितने जनपद काम कर रहे हैं। इंडिया में 16 जनपद काम कर रहे हैं। कहाँ से, तो मैंने आप लोगों से कहा कि लगभग आप लोगों का नॉर्दर्न इंडिया है, इसमें आप लोगों का वेस्ट इंडिया है, आपका ईस्ट इंडिया है, और अगर मैं साउथ इंडिया की बात करती हूँ तो यहाँ तक है जिसमें गोदावरी रिवर है, और गोदावरी रिवर तक आपका एक लास्ट जनपद है, वो है आप लोगों का अशमक जनपद। तो जनपदास में आपके कौन कौन से जनपद हैं, तो मैं आप लोगों से 16 जनपदास के नेम आपके सामने कॉल कर रही हूँ, और वो है आपके काशी है, कुरु है, अंग है, मगध है, वज्जी है, मल है, चेदी है, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और काम्बोज। ये 16 जनपद जो हैं वो आपके इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और ये 16 जनपद जो हैं वो इसके एंशिएंट पॉलिटिकल यूनिट को रेगुलेट कर रहे थे या उसको फुलफिल कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 16 जनपदाज जो हैं वो आप लोगों के इस एंशंट इंडिया में कॉल कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग एक 16 जनपदाज को हम लोग एक 6 BC में ये भी कह सकते हैं कि ए स्मॉल किंगडम है, और इसको हम लोग कह रहे हैं स्मॉल किंगडम इज कॉल्ड महाजनपदा। सेकेंड इज कि क्या जनपदा सिस्टम में किस तरीके के पॉलिटिकल वर्क थे या किस तरीके की पॉलिटिकल यूनिट थी। तो मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आप लोगों के 2 टाइप ऑफ पॉलिटिकल यूनिट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मोनार्की सिस्टम भी वर्क कर रहा था, और सेकंड आप लोगों के यहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम भी वर्क कर रहा है। मतलब इन 16 जनपदाज में 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट रन कर रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनार्की, और सेकंड आप लोगों के हैं
सेकंड आप लोगों का है वो है आप लोगों के रिपब्लिक। मोनार्की सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें होता है कि आपका एक मोनार्क है, एक किंग है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पब्लिक पर रेगुलेट करता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं मोनार्की सिस्टम। मतलब किंग की किंगडम है जिसपे वो अपने आप रूल एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है और पब्लिक उसके अकॉर्डिंग क्या कर रही होती है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही होती है। पर रिपब्लिक की बात कर रहे होते हैं तो आज की तरह रिपब्लिक सिस्टम तो नहीं था। क्या होता है रिपब्लिक? एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल रूल जिसमें पब्लिक अपने हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या कर रही होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने उनको इलेक्ट किया और वो इलेक्शन के बाद क्या कर रहे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का पब्लिक पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट कर रहा है, उसको कह रहे हैं हम लोग रिपब्लिक सिस्टम। अब रिपब्लिक सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आज की तरह नहीं था? नहीं, पर लगभग सिमिलैरिटी थी। यहाँ पर पब्लिक अपने किंग को क्या कर रही थी, अपने ऊपर खुद के ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करने के लिए एक्सेप्ट कर रही थी, उसको परमिट कर रही थी कि वो क्या करे, अपने किंगडम को उनके ऊपर रेगुलेट करे। मोनार्की में हमने हमेशा कहा है कि ये आप लोगों का एक पेट्रियोटिक सिस्टम है, ये हेरिडिटिकल सिस्टम है जिसमें क्या होता है, मोनार्क वहाँ पर अपॉइंट होता है और मोनार्क अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट कर रहा होता है। ये टू टाइप ऑफ सिस्टम कहाँ पर एग्जीक्यूट थे, आपके महाजनपदा सिस्टम में एग्जीक्यूट थे। और महाजनपदा सिस्टम कब आया? मैंने पहले बोला 6 BC में आया। क्या थी ये? किसी भी किंग की स्मॉल किंगडम थी जिसको हम लोग महाजनपदा कह रहे हैं। महाजनपदा की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे अवेलेबल हुई? बौद्ध लिटरेचर है अंगुतर निकाय, वो हमें इन्फॉर्म देता है इस बात की इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ पे कितने जनपदास हुआ कर रहे हैं, 16 महाजनपदास हुआ कर रहे हैं। तो इंडिया में उसकी लोकेशन क्या है? अगर इंडियन मैप की मैं बात कर रही हूँ तो इंडियन मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों के यहाँ पर लगभग नॉर्दर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और आपके साउथ इंडिया में, मैंने गोदावरी रिवर बोला कि गोदावरी रिवर में आप लोगों का अशमक जनपद जो है वो वर्क करता है। अगर मैं आप लोगों से बुक में मैप डिस्कस करूं तो आप लोगों के जनपदा सिस्टम की सिचुएशन कुछ ऐसी सी है। जब आप लोग बुक उठाएंगे और बुक में आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ पांचाल है, अंग है, आपका मल है, वत्स है, वत्स के अलावा कुरु है, मत्स्य है, गांधार है, कंबोज, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान में है। फिर इसके अलावा अवंती है, आपका अशमक जो गोदावरी रिवर है वहाँ पर है, मगध है, वज्जी है, अंग है, ये सारे के सारे आपके जनपद जो हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब लगभग इंडिया में पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो कैसे था, जनपद सिस्टम के अकॉर्डिंग था, जिसको हम लोग महाजनपदा कह रहे हैं और ये एक स्मॉल किंगडम थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या राजस्थान में यही सिचुएशन थी? क्या प्रेजेंट राजस्थान में भी इस जनपदा सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क हो रहे थे? तो हाँ, पर उससे पहले हम लोग ये बात कर लें कि कुछ जनपद आज ऐसे हैं जहाँ पर क्या था, मोनार्की सिस्टम, और कुछ जनपद ऐसे थे जहाँ पर कैसा सिस्टम था, रिपब्लिक सिस्टम। मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, मोनार्क हेरिडिटिक होता है जो क्या कर रहा होता है, अपने वंश परंपरा के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपॉइंट होता है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने किंगडम पर रेगुलेट करता है। और रिपब्लिक के लिए मैंने कहा कि आप लोगों की पब्लिक जो है वो खुद परमिट कर रही, खुद अपॉइंट कर रही होती है अपने रूलर को और वो रूलर उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट कर रहा है। ये है यहाँ पर टू टाइप ऑफ सिस्टम महाजनपदा में। और आप लोगों के यहाँ पर कुछ ऐसे जनपदाज हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल जनपद थे, जैसे आपका कौशल है, अवंती है, वत्स है और मगध, ये काफ़ी पावरफुल मोनार्की सिस्टम वाले जनपद जो है वो रन कर रहे थे और इन्होंने काफ़ी सक्सेस हायर की, इंडिया को काफ़ी सक्सेस दिलवाई उन्होंने। अब राजस्थान के जनपदाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान में मैंने कहा कि जैसे कि पूरे इंडिया में ये सिस्टम रेगुलेट था तो राजस्थान में कैसे नहीं होता, यहाँ पर भी यही सिस्टम रेगुलेट हो रहा था। और राजस्थान की अगर सिचुएशन की बात करूँ मैं आप लोगों से तो राजस्थान में 4 जनपदाज जो हैं वो इस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे या रन कर रहे थे। और आपके राजस्थान की सिचुएशन कुछ ऐसी सी है और इस राजस्थान में आप लोगों के 4 जनपदाज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसको मे भी कि यहाँ पर पॉलिटिकल ये यूनिट थी और वो यहाँ पर वर्क कर रहे थे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये आप लोगों का एरिया है बीकानेर वाला, और बीकानेर और ये वाला जोधपुर वाला एरिया, यहाँ पर एक जनपद काम कर रहा होता है और उस जनपद को हम लोग कह रहे हैं वो है आप लोगों का जांगल जनपद, जांगल जनपद। दूसरा आप लोगों का ये है जयपुर वाला एरिया और जयपुर के पास में ये अलवर का एरिया लगता है और यहाँ पर जो काम कर रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं मत्स्य जनपद।
ये है आप लोगों का भरतपुर वाला एरिया और ये आपके इससे लगता हुआ पार्ट है यूपी का मथुरा वाला एरिया। और यहाँ पर है आप लोगों का जिसको हम लोग कह रहे हैं सूर सेना भी कह सकते हैं और सूर सैनई भी कह सकते हैं, सूर। और ये है आप लोगों का प्रेजेंट उदयपुर चित्तौड़ वाला पार्ट भी है और इसको हम लोग कह रहे हैं शिवी जनपद। ये 4 जनपद जो हैं वो प्रेजेंट राजस्थान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से इंडिया में डिस्कस किया था कि 16 जनपद आज रन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स राजस्थान में भी कितने जनपद काम कर रहे हैं, 4 जनपद काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जांगल जनपद, सेकंड आप लोगों का मत्स्य जनपद, थर्ड आप लोगों का सूरसेन जनपद और फोर्थ आपका शिवी जनपद। अब इसमें आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन जो अराइज होता है इसकी लोकेशन पर, इसकी किंग के किंगडम पर, एंड देन प्रेजेंट टाइम में इसकी कैपिटल कौन सी है और यहाँ पर कौन कौन सा एरिया कैप्चर होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से बात करती हूँ जांगल जनपद की, तो जांगल में मैंने कहा आप लोगों का बीकानेर और जोधपुर वाला पार्ट आ रहा है। तो लोकेशन आप लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप टाइटल डालेंगे या जांगल जनपद, और जांगल जनपद प्रेजेंट बीकानेर एंड जोधपुर। आप लोगों के अगर इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो अहिछत्रपुर इसकी कैपिटल है और अहिछत्रपुर जो है वो नागौर का एंशिएंट नेम है। नागौर का एंशिएंट नेम अहिछत्रपुर था और यहाँ पर इसकी ये कैपिटल थी। फिर अगर हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ के बादशाह का टाइटल क्या था, तो बादशाह का टाइटल था जांगलधर बादशाह। जांगलधर बादशाह को हम लोग इसको कहते हैं, इसको जांगलादेश भी कहते हैं और इसीलिए ये एंशिएंट नेम है इसका। और यहाँ के अगर हम लोग बात करें कि ये जनपद जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, तो क्या सिचुएशन थी मतलब यहाँ पर, तो हम लोग बात करें यहाँ पर तो वो है कि यहाँ के बादशाह को जांगलधर बादशाह कहते हैं। ये क्वेश्चन है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, आपका बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। ये तो इसकी क्या हो गई, प्रेजेंट लोकेशन हो गई। कैपिटल की बात करते हैं तो अहिछत्रपुर नागौर लिखेंगे आप लोग ब्रैकेट में, और अहिछत्रपुर इसका एंशिएंट नेम है। और यहाँ के किंगडम की बात करते हैं या टाइटल की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे आप लोग, जांगल देश या जांगला। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ के कॉइन्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं उसमें आप लोगों को मिलेगा जय हो जांगलधर बादशाह। यही आप लोगों को इंग्लिश में भी लिखना होगा जय हो जांगलधर बादशाह। ये वाले टाइटल हमें अवेलेबल होता है। ये तो है आपका फर्स्ट जनपद। सेकंड जनपद की अगर हम लोग बात करते हैं और वो जनपद है आप लोगों का मत्स्य जनपद। मैंने पहले भी आप लोगों से हल्का फुल्का जब क्लासेस दे रही थी आपकी फिजिकल क्लास, उसमें मैंने बात की थी कि ये जो मत्स्यनगर है वो क्या है, कहाँ पर है, जयपुर है और अलवर। आपको पता है इसके बॉर्डर पे है, वो है आपका मत्स्यनगर। आज प्रेजेंट टाइम में भी ये प्लेस है। और यहाँ की कैपिटल की अगर बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ पर क्या है, बैराट। और इसमें जो एरिया आता है वो जयपुर और अलवर का लगा हुआ पार्ट आता है, वो ये इसकी लोकेशन है। और किंग की बात करते हैं यहाँ पर तो ये है आप लोगों के मतलब शाहज है, ये शाहज इनको कहते थे। और ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है किससे, महाभारत का जो लिटरेचर है उससे अवेलेबल होती है। इट इज़ पार्ट ऑफ द चेदी डायनेस्टी एंड लेटर मगधा डायनेस्टी। ये आपका मत्स्यनगर है जो मगधा और चेदी डायनेस्टी का कभी पार्ट रहा हुआ है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सेकंड जनपद आपका कंप्लीट होता है। पहला आपका जांगल जनपद, सेकंड आप लोगों का मत्स्य जनपद। अब आते हैं हम लोग थर्ड जनपद जिसको हम लोग सूर सैनई या सूरसेन जनपद कहते हैं। और ये आप लोगों का प्रेजेंट भरतपुर है, उस वाला एरिया में है। पर आप लोगों का यूपी वाला मथुरा विशेष रूप से इसका आता है। स्पेशली अगर हम लोग इसके पार्ट की बात करते हैं तो मथुरा का जो एरिया है वो इसमें इंक्लूडेड है। बेसिकली इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी है मथुरा, और इसके अगर लोकेशन की बात करते हैं तो वो भरतपुर और मथुरा वाला पार्ट इसकी लोकेशन है। और अगर हम लोग रूलर की बात करते हैं तो यादव डायनेस्टी का यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशंस का रेगुलेशन था। और अगर हम लोग ये बात करते हैं किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड था। और फोर्थ अगर आते हैं हम लोग तो वो है आपका शिवी जनपद। और शिवी जनपद अगर प्रेजेंट उदयपुर की बात करते हैं चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट है। और वैसे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो शोरकोट, और शोरकोट प्लेस जो आता है वो प्रेजेंट पाकिस्तान में आ रहा है ये प्लेस। और ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी, कभी शोरकोट इसकी कैपिटल हुआ करती थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये तो हम लोग जनपदा सिस्टम की बात कर ली। मैं वापस एक बार रिकॉल कर रही हूँ, आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या बात कर रही हूँ मैं फर्स्ट चैप्टर है आपके हिस्ट्री का, उसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 1206 AD।
हम लोगों ने इसमें स्टार्टिंग का मैंने बताया आप लोगों से, इसका फेज में जो डिस्कस कर रही थी आप लोगों से, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि इसको दीपांतर के नाम से कॉल कर रहे हैं। इसमें जनपदा सिस्टम रन कर रहा था। ये क्या कर रहा था, इसका इम्पैक्ट जो था वो आसपास के बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ में इसका इम्पैक्ट है, जिसमें मैंने आपको जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, चंपा है, मलाया, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। और मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड टीचर है, इंडिया जो है वो गोल्डन बर्ड है। वर्ल्ड टीचर के लिए मैंने बोला कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है वो यहाँ पर ओरिजिनेट हुई, यहाँ पर उसका ओरिजिनेशन हुआ और फिर उसका पूरे वर्ल्ड में ये स्प्राइड हुई। और मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, काफ़ी एनरिच कंट्री था, और उस एनरिचमेंट के कारण इसको हम लोग गोल्डन बर्ड के नाम से कॉल कर रहे हैं। सेकंड मैंने कहा था कि यहाँ पर पॉलिटिकल डिवीजन था, तो बेशक यहाँ पर पॉलिटिकल डिवीजन था, और पॉलिटिकल डिवीजन को किस नेम से कॉल करें, जनपद। और जनपद बाद में किस में कन्वर्ट हुआ, महाजनपदा में कन्वर्ट हुआ। मतलब आप लोगों के यहाँ पर पहले छोटे छोटे जैसे आज के विलेज हैं वैसे छोटी छोटी यूनिट थी, उनको जनपद कह रहे थे। और फिर वही छोटी जो किंग की छोटी किंगडम थी उसको महाजनपदा के नाम से 6 BC में इसको महाजनपदा के नाम से कॉल किया गया। तो ये क्वेश्चन आया कि कितने महाजनपदा रन कर रहे थे, तो 16 महाजनपदा रन कर रहे थे। कैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई इसकी, तो हम लोगों को बौद्ध लिटरेचर अंगुतर निकाय के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई कि इंडिया में 16 महाजनपदा रन कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा काशी है, कौशल है, आपका अवंती है, चंपा है, चेदी है, मगध है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि ये 16 जनपदा जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ईस्ट इंडिया आपका, नॉर्दर्न इंडिया आपका, वेस्ट इंडिया, और फिर आप लोगों का साउथ इंडिया में भी गोदावरी रिवर तक अश्मक जो है वो जनपद एग्जिस्ट करते थे। फिर हम लोगों का क्वेश्चन, चूँकि हम लोग राजस्थान के सिटीजन्स हैं, तो क्वेश्चन ये आता है क्या राजस्थान में भी जनपद सिस्टम था, तो बेशक राजस्थान में भी जनपदा सिस्टम था। अगर हम लोग इसकी प्रेजेंट लोकेशन और इस मैप को देखें तो आप लोगों के यहाँ पर सबसे पहले आपका जांगा जनपद है, और जांगा जनपद मैंने कहा बीकानेर और जोधपुर वाली लोकेशन इसमें इंक्लूडेड है। इसकी कैपिटल की बात कर रहे हैं तो इच्छात्रकुल इसकी कैपिटल है। हम लोग टाइटल की बात करें तो जांगीर बादशाह इसका टाइटल था, यहाँ के बादशाह का, यहाँ की किंगडम जो थी वो जांगीर बादशाह के पास होती थी। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं मत्स्य, और मत्स्य के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट जयपुर और बिहार जो अलवर है उस वाला एरिया जो इसमें एग्जिस्ट करता है, ये कभी जो है वो आप लोगों के यहाँ पर मगधा डायनेस्टी का पार्ट था, ये हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ के रूलर जो थे वो महाज थे, और हम लोग ये कह रहे थे कि हमें महाभारत इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। क्या थी इसकी कैपिटल, तो बैराट इसकी कैपिटल थी। नेक्स्ट हम लोगों ने सूरसेनई या सूरसेन की बात कर रहे थे, और सूरसेन में हम लोगों ने कहा था कि ये प्रेजेंट भरतपुर और आप लोगों का यूपी, विशेष रूप से मथुरा वाला पार्ट स्पेशली, वहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करता है। इसकी कैपिटल तो मथुरा थी इसकी। और इसकी अगर डायनेस्टी की बात करते तो यादव डायनेस्टी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। किससे कंसर्निंग था, किससे एसोसिएटेड था, तो लॉर्ड कृष्णा से बेसिकली ये एसोसिएटेड था। नेक्स्ट आप लोगों का शिवी है। शिवी मैंने बोला है शोरकोट इसकी कभी कैपिटल हुआ करती थी, जो पाकिस्तान में है, प्रेजेंट पाकिस्तान में। पर अगर प्रेजेंट इंडिया की बात करते हैं तो ये आप लोगों के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है एट प्रेजेंट, चित्तौड़गढ़ और जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और नगरी इसकी कभी कैपिटल भी हुआ करती है। ये आप लोगों के यहाँ पर जनपदाज की सिचुएशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे किंगडम यहाँ पर एग्जिस्ट की, क्योंकि मैंने बोला कि जनपदा में क्या थे, बहुत सारे मोनार्की सिस्टम था और बहुत में क्या था, रिपब्लिक सिस्टम। तो चूंकि यहाँ पर मोनार्क थे तो उनकी डायनेस्टीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर दी थी, यहाँ उनकी डायनेस्टी भी यहाँ पर इंडिया में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टीज थी जो इम्पॉर्टेंट थी, जिन्होंने ग्लोरियस इंडियन हिस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसमें हम लोग कुछ डायनेस्टीज़ को यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो आप लोगों की बुक्स में मेंशन है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला आप लोगों की है मौर्य डायनेस्टी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ मोनार्की सिस्टम में बहुत सारी मोनार्कीज इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने एक मगधा मोनार्की बोली है, और मगधा मोनार्की में आप लोगों के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, वो था आप लोगों का मौर्य डायनेस्टी का। और मौर्य के अंदर हम लोग बात करते हैं तो मौर्य में आप लोगों को हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारे रूलर्स थे जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 326 BC में। और यहाँ पर जो है मगधा, इसमें मगधा डायनेस्टी के जो रूलर थे यहाँ पर कभी घनानंद हुआ करते थे। और घनानंद क्या थे इसमें लास्ट नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। ये बहुत क्रूशियल किंग थे। इन्होंने काफ़ी अपने टैक्स पॉलिसीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा रखा था पब्लिक के ऊपर, और पब्लिक को उन्होंने काफ़ी एक्सप्लॉइट किया, और उनकी एक्सप्लॉइटेशन से पब्लिक बहुत ज़्यादा क्या थी, हैरेस थी। उस हैरेसमेंट की वजह से यहाँ पर एक
टीचर थे, एक गुरु थे जिसका नाम था कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, जिसको हम लोग चंद्रगुप्ता भी कहते हैं। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट चंद्रगुप्ता को इसके लिए प्रिपेयर किया, रेडी किया, उसको इस तरीके से टीच किया कि वो मगधा डायनेस्टी का नेक्स्ट किंग होगा। एक्चुअल में इसके पीछे कुछ पर्सनल कॉजेज भी हैं। ऐसा बोलते हैं कि कभी उनको हर्ट किया गया, किसने, घनानंद ने हर्ट किया था किसको, चाणक्य को, विष्णुगुप्त को उन्होंने हर्ट किया और उनको हर्ट करने की वजह से उन्होंने इस चीज़ के लिए अब कमिट कर लिया कि मैं इस डायनेस्टी को ख़त्म करके एक नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करूँगा। और उसने अल्टीमेटली घनानंद को क्या कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। जब चंद्रगुप्ता आए तो उन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दिया नंदा डायनेस्टी को और एक नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, उसको हम लोग मौर्य डायनेस्टी के नाम से कॉल कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर चंद्रगुप्ता मौर्य देख रहे हैं। चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वो हम लोग इसका इंट्रो बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि इनके गुरु जो है वो चाणक्य या विष्णुगुप्त थे, इसको हम लोग कौटिल्य के नाम से बोल रहे हैं और इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को में इन्होंने जितने भी डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स की डिप्लोमेसी, उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से एक पॉलिटिशियन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है। और इसको काफ़ी हद तक उन्होंने किस पे एग्जीक्यूट किया, चंद्रगुप्ता पे एग्जीक्यूट किया। और चंद्रगुप्ता ने इसको काफ़ी कुछ प्रैक्टिस में लेके आए, वो थ्योरेटिकली नहीं था, उन्होंने इसको काफ़ी कुछ अप्लाई भी किया और काफ़ी सक्सेसफुल किंग में से एक किंग रहे हैं। इन्होंने स्पेशली यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे फॉरेन रूलर्स भी यहाँ पर आए। इन्होंने सिकंदर को जो है वो रिवर गंगा तक उन्होंने रोके रखा, मतलब उस रिवर गंगा के आगे उन्होंने अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर इंडिया में अगर आपका सिकंदर आ गया तो फिर इंडियन डायनेस्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया, इंडियन डायनेस्टी को प्रोटेक्ट किया और काफ़ी हद तक उन्होंने उसको इस्टेब्लिश, मतलब उनके एनरिचमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पर दो क्वेश्चन होते हैं। एक यहाँ पर आए थे सेल्यूकस निकेटर, जो आपके एम्बेसडर थे, कहाँ के, ग्रीक एम्बेसडर। सेल्यूकस निकेटर किसके टाइम पीरियड पे आए, चंद्रगुप्ता के टाइम पीरियड पे आए, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पर। चंद्रगुप्ता के टाइम पीरियड पे ये आप लोगों के यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी के ही किंग थे। और यहाँ पर ये चंद्रगुप्ता जो थे, इनके टाइम पीरियड पे मैंने बोला कि आपके सेल्यूकस निकेटर आए और इसी के टाइम पर आपके मेगास्थनीज आए। और मेगास्थनीज ने इंडिका जो है वो इम्पॉर्टेंट इनकी बुक थी, वो उन्होंने यहाँ लिखी, वो लेके आए, उसको राइट किया उन्होंने। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट मौर्य डायनेस्टी का 326 BC, और उसके अलावा यहाँ पर बाहर के जो डेलीगेटर्स आए, फॉरेन डेलीगेटर्स, वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले मैंने बोला सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर आए थे, जो ग्रीक एम्बेसडर थे। और उसके अलावा मेगास्थनीज आया इसके कोर्ट में, और मेगास्थनीज जो थे वो आप लोगों के लिए उन्होंने बुक लिखी, उसका नाम था इंडिका। और उससे पहले मैंने बोला था विष्णुगुप्त चाणक्य की बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र उनकी बुक का नाम था। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ये चंद्रगुप्ता पे क्या रिलीजियस इम्पैक्ट था। तो बेशक रिलीजियस इम्पैक्ट था। पहले ये क्या थे, हिंदू किंग थे, इंपॉर्टेंट हिंदू किंग थे। और बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने पहले जैनिज्म को एक्सेप्ट किया और अल्टीमेटली इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को भी एक्सेप्ट किया। लेकिन ये कहते हैं कि इन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट करने के बाद इनकी डेथ हो गई 298 BC में। और कहाँ पर हो गई थी, श्रवण बेलगोला में अल्टीमेटली ये डेड हो गया था। तो इस तरीके से मौर्य एम्पायर का फर्स्ट रूलर जो था वो चंद्रगुप्ता मौर्य, जो इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला था पहले नंदा डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी को ख़त्म किया, घनानंद को किसने ख़त्म किया, चंद्रगुप्ता मौर्य ने। और इनके टीचर कौन थे, आपके विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त ने प्रिपेयर किया था चंद्रगुप्ता की वो नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करके एक नए रूलर को इस्टेब्लिश करें, नए रूल को इस्टेब्लिश करें, और उसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। सक्सेसफुली ये इस्टेब्लिश भी हुई। चंद्रगुप्ता ने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किए। मैंने बोला कि बाहर के रूलर्स को उन्होंने क्या करा, गंगा तक के वाले एरिया तक उन्होंने उसको लिमिट रखा और अल्टीमेटली लगभग इंडिया पर उन लोगों ने उसको अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। कौन लोग यहाँ पर आए थे, तो मैंने बोला सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर आए थे, जो ग्रीक एम्बेसडर थे। मेगास्थनीज यहाँ पर आए थे, जिन्होंने जो इंडिका बुक के फॉर्मुलेटर थे। और उसके अलावा हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कि इन्होंने रिलीजियस एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो इन्होंने जैनिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट किया। और 290 BC में इन्होंने 98 BC में इन्होंने इनकी डेथ हो गई श्रवण बेलगोला में। ये तो कंप्लीट होते हैं आपके चंद्रगुप्ता। अब सेकंड आते हैं आप लोगों के बिंदुसार। ये भी इंपॉर्टेंट रूलर थे आप लोगों के चंद्रगुप्ता के बाद में, और इनका नाम है बिंदुसार। ये आप लोगों के सेकंड रूलर हैं।
बिंदुसार। बिंदुसार के लिए हम लोग ये बात करते हैं तो ऑब्वियस है, पहले मोनार्की सिस्टम में ये होता था, मैंने बोला हेरिडिटिक सिस्टम है ये, इसमें किसी तरीके का इलेक्शन नहीं होता है, इसमें अपॉइंटमेंट होता है। तो बिंदुसार किसके बाद, चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद उनके बेटे थे बिंदुसार, और वो यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी में स्टैब्लिश होते हैं या अपॉइंट होते हैं। और इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पर इनको बहुत सारे टाइटल मिले, जैसे अमित्रोचेट्स इनको टाइटल मिला था, इनको बिंदुसार भी कहते हैं, इनको जैना भी कहते हैं, जैन रिलीजन के अकॉर्डिंग। और इनकी टैक्स जो थी वो थी यहाँ पर सिंहसेन, ये इनकी टैक्स थी। इसके अलावा हम लोग डायनामिकस जो ग्रीक एम्बेसडर था इसके, और डायनामेसियस भी बोलते हैं इसको, वो इजिप्ट, ये दो थे, डायनामिकस और डायनामेसियस, ये दोनों के दोनों यहाँ पर ग्रीक एम्बेसडर किसके टाइम पर आए थे, आपके बिंदुसार के टाइम पीरियड पर इंडिया आए थे। जैसे मैंने उनके बोला सेल्यूकस निकेटर आए थे और मैगस्थनीज आए थे, वैसे ही बिंदुसार के टाइम पीरियड पर भी ग्रीक एम्बेसडर जो है वो इंडिया आए थे। इसके बाद अगला और इम्पॉर्टेंट रूलर है और उनका नाम है अशोका। देखिए अशोका के बारे में काफ़ी सारे, मैंने बोला कि सीरियल्स के थ्रू भी हमें कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और बचपन में छोटे से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि अशोका बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे और अशोका ने कलिंगा वॉरफेयर किया था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हर छोटे बच्चों को भी रहती है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, पर मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि सच में अशोका काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था और इनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लिया करता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके दो क्वेश्चन तो इसके ऊपर आते हैं कि इनको प्रियदर्शी और प्रियदर्शी राजा कहते हैं, ये कौन से वाले फिलारिया जो इसके एडिक्ट्स हैं उससे पता चलता है। और सेकंड ये पता चलता है कि इसके कौन से एडिक्ट है जिससे कि इसकी कर पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी को उसने वापस से रिड्यूस किया था, 1/6 थी उसको 1/8 किया, ये कौन से, तो रोमनदेही फिलर जो है, रोमनदेही जो एडिक्ट है उसके थ्रू उन्होंने ये किया था। ये दो क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट रूलर है आप लोगों का। फिर इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा होता है, समाहर्ता है इनकी रिलीजियस जो जर्नीज हैं उन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार समाहर्ता पे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, इनकी धम्मा पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन अशोका से फॉर्मुलेट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या है अशोका। अशोका के लिए मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले इसके टाइटल की बात करते हैं तो प्रियदर्शी या देवाराम प्रिय, ये इनके कुछ टाइटल्स हैं। कैसे पता चल रहा है हम लोगों को, तो मैंने कहा बहुत सारे एडिक्ट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है, बहुत सारे स्क्रैप्चर्स हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि अशोका की ये टाइटल्स थे। और ये हम लोगों को पता चल रहा है इनके उनके जो एडिक्ट है उससे हमें पता चल रहा है कि अशोक जो है वो प्रियदर्शी राजा थे या देवानाम प्रिय थे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि अशोक ने पहले ये भी क्या थे, हिंदू किंग थे, हिंदू रूलर थे, पर आफ्टर सम टाइम ये बहुत सारे सर्कमस्टांसेस से इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने क्या कर लिया, बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य ने जैनिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट करके श्रवणबेलगोला में उनकी डेथ हुई, वैसे ही इन लोगों ने क्या कर लिया, उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने हमेशा के लिए क्या कर लिया, वॉर पॉलिसी को हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन इज़ कि इन्होंने कलिंगा वॉरफेयर किया, वो कब हुआ था, तो 261 BC में ये वॉर हुआ था। कलिंगा प्रेजेंट उड़ीसा में है। अगर हम लोग इंडियन मैप बताते हैं, ये आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेजेंट आप लोगों का कलिंगा कहाँ पर है, या तो ये प्लेस है और या फिर आप लोगों के सामने सिचुएशन ये भी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि ये कलिंगा है कहाँ। देखिए आप लोगों का प्रेजेंट उड़ीसा यहाँ से लगभग, अगर हम लोग बात करते हैं ये प्लेस ऐसे करके ऐसे आता है, तो उड़ीसा आप लोगों का इस जगह पे आ रहा है। और इस जगह पर जो आता है जहाँ पर कलिंगा वॉर हुआ था, मैंने बोला था जब ये खुद किंग बन गया, खुद किंग अपॉइंट हो गया, 261 BC में ये वॉर हुआ, मतलब जब 8 ईयर हो गए थे इसके रूल को, तब ये वॉर हुआ था। और इस वॉर में बहुत सारे लोग डेड हुए, मतलब लगभग ऐसे बोलते हैं कि 1 लाख अराउंड लोग यहाँ पर डेड हुए। और उससे क्या हो गया था कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए लोग डेड हुए, और उसकी वजह से काफ़ी सारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे पड़ा, पीपल्स पे पड़ा। तो इसी से उस इम्पैक्ट की वजह से उनका हार्ट जो है वो चेंज हो गया और उन्होंने ये ले लिया उसके बाद कि मैं आज के बाद कभी वॉर नहीं करूँगा। तो उन्होंने हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया वॉर पॉलिसी को और उन्होंने धम्मा पॉलिसी को हायर किया, धम्मा पॉलिसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब क्या है धम्मा पॉलिसी? धम्मा पॉलिसी एक्चुअल में क्या था, एक कंडक्ट था, मतलब उन्होंने एक ऐसा प्रपोजल लेके आए, एक ऐसा कोड लेके आए जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ इन्हांस होते हैं, उसको हम लोग धम्मा पॉलिसी कहते हैं। ये रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज़ है,
ये कोई पॉलिसी नहीं, कोई नॉर्म नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, ये एक्चुअल में जनरल बिहेवियर है, बिहेवियरल पॉलिसी थे कि हम लोग अकॉर्डिंग टू मॉरलिटी क्या वर्क हम लोगों को फुलफिल करने हैं और कौन से वर्क हमें फुलफिल नहीं करने हैं, उससे रिलेटेड पॉलिसी थी, उसको धम्मा पॉलिसी के नाम से कॉल किया गया। इसको हम लोग ये कहते हैं ही प्रपोज कोड ऑफ कंडक्ट कॉल्ड धम्मा पॉलिसी। नेक्स्ट वाज ये हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस हुए, तो ये एक्चुअल में क्या हुआ था कि इन्होंने उपगुप्त जो थे उनसे इन्फ्लुएंस होकर जो है वो बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट इन्होंने चैरिटी में भी बहुत सारे वर्क किए थे। ही प्रपोज्ड धम्मा यात्रा इज विच नियरली पीपल वर नीडी पीपल्स वर गिवन गोल्डन इन चैरिटी। गोल्ड इन चैरिटी, ये चैरिटी में जो गोल्ड प्रोवाइड करवाते थे उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनकी धम्म यात्राएं जो है वो उनकी धम्म यात्राएं जो है वो क्या करती थी, नीडी पीपल्स को कुछ न कुछ अवेलेबल करवाती थी, जिससे क्या हो सके चैरिटी, क्योंकि उनका बिलीव था, वो चैरिटी में बिलीव था, जिससे कि अधिक से अधिक पीपल्स को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना खुद का फ़ायदा कर सके, उसके लिए वो लोग ये वाला वर्क करते थे। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़, स्टेट एम्प्लॉयज़ जो थे वो अपॉइंट किए थे, स्पेशली अपने स्टेट में वर्क को बहुत स्मूथली रन करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे उन्होंने प्रादेशिक को अपॉइंट किया, उन्होंने रजुकास को अपॉइंट किया, उन्होंने युक्तक जो है उनको अपॉइंट किया, उन्होंने रिलीजियस जो जर्नीज थी उनको फुलफिल करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से वर्क किए। जैसे उन्होंने हर 5 ईयर के बाद में वो क्या कर रहे थे, अपने कुछ स्टेट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे थे, उनको अनुसंधान के नाम से कॉल कर रहे थे। हर 5 ईयर के बाद में कुछ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे थे, उनको अनुसंधान के नाम से कॉल कर रहे। ये इनका टेक्निकल टर्म है अनुसंधान। ही अपॉइंटेड सम पीपल्स टू प्रोग्रेस ऑफ रिलीजियस इज कॉल्ड धम्म महामात्र। ये क्या कर रहे थे कि कुछ लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था कि रिलीजियस प्रोग्रेस फुलफिल हो रही है यानी, या रिलीजियस प्रोग्रेस हो रही है यानी, उनको धर्म महामात्र कहा गया। और धर्म महामात्र पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, अनुसंधान पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इवन पूछता भी है। ही यूज रॉक एडिक्ट टू द एड्रेस पीपल। इन लोगों ने अपने रॉक एडिक्ट्स में बहुत सारे पीपल्स का इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि वो धम्म महामात्रा के लिए उन्होंने कुछ स्टेट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया, उन्होंने समाहर्ताओं को अपॉइंट किया, उन्होंने अनुसंधान के लिए कुछ पीपल्स को अपॉइंट किया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें उनके एडिक्ट्स से पता चलती है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर इनका हम लोग ये बात करते हैं कि अशोकास के फिलर्स को, इनके एडिक्ट्स को स्टडी किसने किया, तो जेम्स प्रिंसेप्स ने पहली बार इनके एडिक्ट्स को स्टडी किया। और जेम्स प्रिंसेप्स जो हैं वो इनको स्टडी करते हैं 1834 में, सॉरी इसका मैं आपको डेट, इन्होंने इसको स्टडी किया था 1837 में एक्चुअल में। ये पहली बार इनके एडिक्ट्स जो थे वो स्टडी किए गए अशोका के, और करने वाले कौन थे, जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने लगभग 40 ईयर तक अपने ये रूलर रहे यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी में। और इसके बाद इनका बेटा था कुणाल, वो यहाँ पर अपॉइंट होता है, और यहाँ इनके साथ ही अशोका का जो रूल है वो ख़त्म होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी में, तो यहाँ पर क्या हो गया कि अशोका के बाद में जितने भी रूलर आए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर्स थे, वो इतना कुछ नहीं दे पाए मतलब पब्लिक को। इसकी वजह से धीरे धीरे करके मौर्य डायनेस्टी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म हो जाने के बाद एक नई डायनेस्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है, जिसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक और रहता है, और वो रहता है मौर्य डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ आपके चैप्टर को, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूँगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वैसे भी बहुत समय कम रह गया है, इसलिए क्योंकि लगभग 2 मंथ्स का टाइम पीरियड आप लोगों का पूरा हो चुका है, और आप लोगों का टाइम कम होने की वजह से आप जितना ज़्यादा सीरियस होकर स्टडी करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये मान के चलिए कि हम आपके लिए ऑनलाइन ये जो क्लासें ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो आप ये मान के चलो कि हम आपके सामने क्लास ले रहे हैं, और आप उतना सीरियसली पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको बेनिफिट होगा। आप इनको कम सीरियस मत लीजिए, जितने की हमारी फिजिकल क्लास होती है उससे कम सीरियस मत लीजिए, आप जितना सीरियस लेंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछते जाइए। मैं आपसे इस टॉपिक पे वापस से डिस्कस कर रही हूँ।
प्रीवियस रिकॉल करवा रही हूँ वापस से मैं इस चैप्टर को। मैं कह रही हूँ आपके हिस्ट्री का टॉपिक है ये, और टॉपिक का नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 1206 AD। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे मैंने बात कर ली, इसमें हम लोगों ने दीपांतर कहा है। कौन सा C6 के अदर पार्ट, जो आउटर एरिया का पार्ट है, उसको हम लोग दीपांतर के नाम से कॉल कर रहे हैं। हमने कहा इंडियन हिस्ट्री का इम्पैक्ट क्या है, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ पर भी रहा है। हमारी चाहे हिस्ट्री है, हमारा रिलीजन है, हमारे सोशो इम्पैक्ट है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड गुरु है, वर्ल्ड टीचर है। हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गोल्डन बर्ड है। और हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल यूनिट्स ने काम किया। पहले यहाँ पर जनपदा सिस्टम था, वो जनपदा धीरे धीरे करके किस में रिप्लेस हुई, महाजनपदा में रिप्लेस हुई। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, किसी भी किंग के स्मॉल किंगडम के नाम से कॉल कर रहे हैं। और ये 6 BC में ये वाली किंगडम्स रन कर रही थी। हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया में कितनी जनपदा रन कर रहे थे, तो महाजनपदा 16 महाजनपदा रन कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है किससे, बौद्ध लिटरेचर अंगुतर निकाल से। आपसे क्वेश्चन यहीं पर पूछ लेगा, कौन सा ऐसा लिटरेचर है जो हमें इन्फॉर्म करता है कि हमारे यहाँ पर 16 जनपदाज रन कर रहे थे, तो अंगुतर निकाय। इसके बाद हम लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में क्या मोनार्की सिस्टम थी या फिर रिपब्लिक सिस्टम भी था। तो बेशक दोनों तरीके के यहाँ पर सिस्टम रन कर रहे थे, मोनार्की सिस्टम भी था और हमारे यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम भी था। मोनार्की सिस्टम में मैंने आप लोगों से कहा है कि मगधा बहुत इंपॉर्टेंट मोनार्क थे, मोनार्की सिस्टम वाले जनपद थे। इसके अलावा वत्स है, आपका चैदी है, अवंती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे जनपद हैं जहाँ पर कि मोनार्की सिस्टम रन कर रहा था। फिर हम लोग मोनार्की पे रिपब्लिक पे बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ पर कि मोनार्कीस के अलावा रिपब्लिक सिस्टम भी काम कर रहा था। चूँकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं होता था, क्या होता था, पब्लिक उसको इलेक्ट कर रही थी और वो रूलर यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट कर रहे थे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो रूल एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट कर रहे थे, तो वो किसकी परमिशन थे, पब्लिक की परमिशन थे, जैसे आज के टाइम में ये सिस्टम रन कर रहा है। उसके बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो जनपद हैं, उस तरह राजस्थान में भी जनपद है, तो बेशक यहाँ पर राजस्थान में भी जनपद थे। 4 जनपद राजस्थान में थे। मैंने पहले भी कहा आप लोगों से, जांगल जनपद है, मत्स्य जनपद है, सूरसैनी या सूरसेन जनपद है और शिवी जनपद है। और मैंने सबसे पहले आप लोगों से जांगल जनपद की बात की, तो उसमें आपसे कहा कि बीकानेर और जोधपुर का पार्ट आता है, और कैपिटल इसकी बताई मैंने आप लोगों से, वो है आपका अहिर छत्रपुर या नागौर। और मैंने कहा यहाँ के उसको क्या कहते हैं, बादशाह को, तो टाइटल था इसका जांगलदर बादशाह। सेकंड मैंने बात की आपसे मत्स्य, और मत्स्य मैंने कहा कि जयपुर और अलवर का पार्ट इसमें आता है। कैपिटल इसकी बैराट है, और इसमें क्या था, शाहज यहाँ के किंग की टाइटल थी, ये हमें महाभारत से पता चल रहा है। फिर सूरसेन या सूरसेन से हम लोग बात कर रहे हैं, मथुरा इसकी कैपिटल थी, और भरतपुर और मथुरा का इसमें पार्ट आता है। और हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर किससे कंसर्निंग थे, लॉर्ड कृष्णा से कंसर्निंग थे, और टाइटल यहाँ यादव डायनेस्टी का यहाँ पर इससे एसोसिएटेड थे। और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, और वो है आपका शिवी, जिसको मैंने कहा शोरकोट, जो प्रेजेंट पाकिस्तान में है। और अगर आज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, चित्तौड़ और उदयपुर, और नगरी यहाँ की कैपिटल है। ये 4 जनपदा जो है वो राजस्थान में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने डायनेस्टीज़ के लिए कहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छी मोनार्कीज थी, जिसमें पहली हम लोगों ने बात की थी वो है आपकी मौर्य। मौर्य से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर नंदा डायनेस्टी हुआ कर रही थी। नंदा में हम लोगों ने घनानंद की बात की, और घनानंद के लिए हम लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने विष्णुगुप्त, जिसको हम लोग चाणक्य कह रहे हैं, जिसको हम लोग कौटिल्य कह रहे हैं, उसको उन्होंने क्या किया था, उनका अपमान किया था, या उनको उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्ता को रेडी किया। और चंद्रगुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन डेलीगेटर्स आए, सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर आया, यहाँ पर मेगास्थनीज आया, और मेगास्थनीज ने इंडिका को फॉर्मुलेट किया। और कौटिल्य की बुक का नाम अर्थशास्त्र है। फिर उसके बाद हम लोग बात आए थे इसके बिंदुसार की, इसको अमित्रोचेट्स भी कहते हैं, यानी ये शत्रुओं का घातक है। एनिमीज़ को क्या करता है, डेड करता है, या एंड करता है, या उनको खत्म करता, अबोलिश करता है। ये इसकी हम लोग बात करते हैं, ये बिंदुसार की। और बिंदुसार का अशोका हम लोग कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोका के बारे में काफ़ी सारे इसके जितने भी स्टेट एम्प्लॉइज़ थे उन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी धम्मा पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका कलिंगा वॉर पे क्वेश्चन पूछ लेता है, और इनके जो फिलर्स एडिक्ट्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछता है। पहला एडिक्ट रोमनदेही है। रोमनदेही में मैं बात बता रही हूँ आप लोगों से कि उसमें टैक्स पॉलिसी को उन्होंने क्या किया था, नेगेटिवली उसको कम किया था इन्होंने। पहले 1/6 था, उसको 1/8 कर दिया, ये रोमनदेही से पता चलता है। और इसके अलावा इनका प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय हैं, ये इनके एडिक्ट से पता चलता है। ये टाइटल हैं अशोक की। अशोका का धम्मा पॉलिसी तो मैंने कहा आपका एक मोरल पॉलिसी है जो प्रपोज थी इसकी, जिसमें क्या था, मोरल वैल्यूज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर बताया गया है, या उसको यहाँ पर उन लोगों ने उनको डिस्क्राइब किया है।
फिर हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने समाहर्ता है, अनुसंधान है, और उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस जर्नीज जो है वो फुलफ़िल करवाई। उस पर एक क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है। और लास्टली हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने कलिंगा वॉर किया था, और कलिंगा वॉर कब किया था? जब ये 8 ईयर तक इन्होंने अपने रूल्स को स्मूथली रन करवा लिया, उसके बाद इन्होंने कलिंग पे अटैक किया, और कलिंग पे अटैक किया तो बहुत सारे लोग उसमें डेड हो गए। इससे इनका हार्ट चेंज हो गया, अशोका का हार्ट चेंज हुआ, और अशोका का हार्ट चेंज हुआ तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए वॉर पॉलिसी को ड्रॉप आउट कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उपगुप्त से इन्फ्लुएंस होकर एक नया रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम लोग बुद्धिस्ट रिलीजन कह रहे हैं। और उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नॉन वायलेंट हो गए। और उन्होंने उनकी डेथ के बाद लगभग उन्होंने 40 ईयर तक यहाँ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट किया। आफ्टर अशोका इनके सन थे, उनका नाम था कुणाल। कुणाल ने यहाँ पर अपना अपॉइंट हुए, बट कुणाल इतना सक्सेसफुल किंग नहीं थे। और कुणाल के सक्सेसफुल किंग नहीं होने की वजह से, और जितने भी बाद के किंग आए वो सारे के सारे इतने सक्सेसफुल नहीं थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो गई यहाँ। अब यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक और रह गया है, वो पढ़ेंगे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी को स्टडी करेंगे। थैंक यू। आप सब लोग इसके नोट्स प्रिपेयर करते जाएं साथ के साथ।